नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से अब तैयारियों में जुट चुकी है और इसी क्रम में आम आदमी पार्टी की तरफ से चलाए जा रहे सदस्यता अभियान की शुरुआत उत्तराखंड में भी होने जा रही है। तो वहीं पर सदस्यता अभियान की शुरुआत करने के लिए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आज देहरादून पहुंच गए हैं। तो वहीं पर सिसोदिया के दौरे को लेकर देहरादून को भी पूरी तरीके से सजाया जा रहा है। इसी का जायजा लिया न्यूज इंडिया संवाददाता प्रीति गौड़ ने। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में पार्टियों की सरगर्मियां साफ तौर पर देखी जा सकती है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से जो आम आदमी पार्टी है उसने यहां पर पूरी तरीके से तैयारियां करना शुरू कर दिया है और इसी क्रम में आज दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, वो भी यहाँ पर देहरादून दौरे पर आज हैं और इसी के चलते यहाँ पर पार्टी की तरफ से तैयारियाँ जो है यहाँ पर साफ तौर पर देखी जा सकती है। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया यहाँ पर सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे, जिसके तहत आम आदमी पार्टी की जो टारगेट है वो यहाँ पर 1 लाख सदस्य यहाँ पर पार्टी की तरफ में जोड़ने की यहाँ पर बात सामने आ रही है। तमाम तरह की तैयारियां जो है यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही है, जिससे कि आम आदमी पार्टी का जो दायरा है उत्तराखंड में वो यहाँ पर बढ़ाया जा सके और कहीं ना कहीं जो जीत की तरफ कदम है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से बढ़ाए जा रहे हैं, जिससे साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो चुनावी तैयारियां यहाँ पर उत्तराखंड में साफ तौर पर देखी जा सकती है कि कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टी है या कहीं सत्तारूढ़ जो पार्टी है उसकी यहाँ पर आम आदमी पार्टी यहाँ पर मुश्किलें बढ़ा सकती है कि जिस तरह से दिल्ली में प्रचंड बहुमत के साथ यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की थी, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में भी इसी तरह की तैयारियां यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही है। अपने सहयोगी आशीष धीमान के साथ मैं प्रीति गौड़, न्यूज इंडिया, देहरादून। चलिए आगे बढ़ते हैं। खटीमा में कोरोना काल में लोगों का कारोबार चौपट रहने के साथ ही सरकार का वाणिज्य कर विभाग भी प्रभावित रहा है। कोरोना काल के दौरान पेंडिंग रह चुकी फाइलों को वाणिज्य कर विभाग मार्च क्लोजिंग से पहले खोलने में जुट गया है, ताकि उपभोक्ताओं से वसूली कर सरकार की आय बढ़ाने के साथ ही पेंडिंग काम भी वक्त पर पूरा किया जा सके। दिशा निर्देशन में बकाया संबंधित कार्य गतिमान है, जिसमें धारा 31 और 30 का निपटारा किया जा रहा है और साथ ही 16-17 एवं 17-18 के वादों का निपटारा किया जा रहा है। तो माना जाए इस बार सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचाया जाएगा। बिल्कुल हमारी कोशिश है कि जितना भी बकाया है उसको हम उस पर काम कर रहे हैं, आरसी काट रहे हैं। जो आरसी मैच्योर हो जा रही हैं तो उनको हम। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में आम बजट को पेश किया है। क्या ऐलान किए गए हैं? बजट में रोड, रेलवे, मेट्रो, स्वास्थ्य, उज्ज्वला योजना, आत्मनिर्भर भारत सहित कई अन्य सेक्टरों के लिए आर्थिक मदद दी गई है। इसके साथ ही कृषि सेक्टर और किसानों के लिए भी बजट में कई सौगातें हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की बात जो कही थी उस पर अभी भी कायम है। इसके साथ ही दावा किया कि मोदी सरकार ने यूपीए सरकार से करीब 3 गुना राशि किसानों के खाते में पहुंचाई है और हर सेक्टर में किसानों को मदद भी दी गई है। दाल, गेहूं, धान समेत अन्य फसलों की एमएसपी बढ़ाई गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें इसी खबर पर जिस तरीके से आज जो बजट पेश किया गया है उसको लेकर तमाम तरीके से अभी से प्रतिक्रिया आने का दौर लगातार शुरू हो गया है। तो इसी पर बातचीत करने के लिए उत्तराखंड से हमारे रेजिडेंट एडिटर गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, पहला सवाल तो यही, जिस तरीके से अगर उत्तराखंड की बात करें, अभी सुबह मेरी विशाल से बात हुई थी बजट से पहले, तो उन्होंने ये कहा था कि काफी उम्मीदें हम लगाकर बैठे हैं। पर्यटक क्षेत्र में भी उम्मीद कर रहे थे कि इस बार का बजट में कुछ तो ऐसा खास रहेगा, लेकिन जिस तरीके से बजट पेश कर दिया गया लगता नहीं कि कुछ हद तक लोगों की उम्मीदें यहां पर पूरी हुई है। आपसे जानना चाहेंगे ओवरऑल कैसे देखते हैं इसे?
देखिए प्रीति, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि आज 9वां बजट मोदी सरकार का आया है और सबसे बड़ी बात है कि कोरोना से निपटने के लिए दूसरा भारत को आत्मनिर्भर तरीके से खड़ा करने के लिए और जिस तरीके से कल नरेंद्र मोदी ने अपने 73वें मन की बात प्रोग्राम में भी कहा था कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर, खेती के आधार पर, किसानों के आधार पर चीजों को पंख लगाना चाहते हैं। और यही कारण है कि आप देख सकते हैं कि वैक्सीनेशन के लिए, प्रदूषण के लिए, किसानों के लिए, रेल के लिए बड़े बड़े जो बजट के प्रावधान किए गए हैं। आने वाले टाइम में जिस तरीके से अगर आप देख सकते हैं कि देश में रेलवे स्ट्रक्चर को न सिर्फ आगे ले जाना है और बुलेट ट्रेन की जैसी बात चल रही थी, तो उसके लिए आप लगा लीजिए कि कई हजार करोड़ का बजट रेल डिपार्टमेंट के लिए स्पेशल रखा गया है। किसानों के लिए आय दोगुनी करने के साथ साथ उनके लिए क्या चीजें आगे हो सकती हैं, उस पर बजट को फोकस किया गया है। मगर जिस तरह से देखा जा रहा था कि उत्तराखंड की मांग थी प्रीति ग्रीन बोनस की, 40,000 करोड़ की मांग थी, मगर अभी तक वो प्रत्यक्ष रूप से ग्रीन बोनस नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि जैसे मैं आपने कल भी लगातार चर्चा कर रहे थे न्यूज इंडिया पर कि 25 से 30% का अनुदान केंद्रीय योजनाओं के तहत उत्तराखंड में रहता है। तो ऐसे में अभी भी जैसे रेल प्रोजेक्ट पर अगर बात करें, करीब जो बड़ा पैकेज दिया गया है उसमें हमारे यहाँ ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का भी विस्तार होना है। वो प्रोजेक्ट पर अगर कहा जाए तो हरी झंडी है, यानी उसके लिए बड़ा पैसा मिलेगा। इसके लगता है किसी तकनीकी खामी के कारण उनसे संपर्क टूट गया है, दोबारा उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से जी गौरव अपनी बात कंप्लीट करिए। तो मैं आपको यही बता रहा था कि जिस तरीके से 4 धाम को 4 लेन प्रोजेक्ट के साथ जोड़ना है और पूरी तरीके से चीजों को आगे बढ़ाना है, उसमें भी बड़ा पैसा प्रीति की लगातार चीजें चल रही हैं। और बजट में जैसी उम्मीद उत्तराखंड के लिहाज से थी, ग्रीन बोनस नहीं डिक्लेयर अभी तक नहीं हुआ है, मगर अगर कहा जाए जो दूसरी चीजें हैं, जैसे आज बड़ा असर आपने शेयर बाजार में देखा होगा, बैंकिंग शेयर जो है वो उछाल पर हैं, दूसरे कई ऐसे शेयर हैं वो उछाल पर है। तो निफ्टी और दूसरे भी जो शेयर हैं उनकी स्पीड आगे बढ़ रही है। ये बड़े समय के बाद हुई है क्योंकि कई लाख करोड़ रुपया शेयर बाजार में डूब गया था। आज जो बजट है 2021 का बजट है, मोदी का 9वां बजट है, उसमें बड़ी चीजें लोगों को आधार मिल रही है। हालांकि अभी भी बहुत सारे लोगों का जो अर्थशास्त्रियों से मेरी बात हो रही थी कि वो ये कह रहे थे कि बहुत चीजों में अभी भी उनको दूरदर्शिता नहीं दिखाई दे रही है, मगर एवरेज तौर पर एक सफल बजट जो है बताया जा रहा है। जी प्रीति। गौरव, कुल मिलाकर अगर बात करें, जिस तरीके से लगातार बजट से पहले बातचीत कर रहे थे तब विशाल की ओर से भी यही कहा गया था कि इस बार और कुछ खास हो ना हो, लेकिन जिस तरीके से हेल्थ सेक्टर की बात करें, कोरोना काल में हेल्थ सेक्टर की जो कमर टूटी है उसको दोबारा से जोड़ने के लिए और तमाम अर्थव्यवस्था जो टूटी है उसे दोबारा पटरी पर लाने के लिए कह सकते थे कि हेल्थ सेक्टर पे खासा ध्यान दिया जाएगा, और कहीं ना कहीं वो इस बजट में साफ देखने को भी मिला है। बिल्कुल, मैंने आपको बताया ना कि वैक्सीनेशन के अलावा वायु प्रदूषण के लिए भी 27,000 करोड़ रुपया रखा गया। तो पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि लॉन्ग विजन की प्लानिंग है। भारत को जैसे अभी कल मैंने आपको बताया कि 73वें मन की बात में 2 बार उन्होंने चाइना के इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट की बात की। तो कहीं ना कहीं उस जो केंद्र सरकार है वो उसको फोकस कर चल रही है कि अब भारत को ना सिर्फ किसानों के साथ बल्कि तकनीकी चीजों के साथ भी मजबूत करना है। और यही कारण है कि हालांकि अभी पूरी तरीके से बजट का जो असेसमेंट होगा, बजट पर जो समीक्षा होगी वो पूरी तरीके से खुलकर आएगी। अगर मोटी मोटी शब्दों में अगर बात की जाए, जैसे किसानों की आय को दुगना करने की बात है, सड़कों को लेकर बात है, रेल प्रोजेक्ट को लेकर बात है, वैक्सीनेशन को लेकर बात है, शुद्ध हवा पर क्या काम किया जा सकता है उस पर बात है। और यही कारण है कि उत्तराखंड से इसीलिए ग्रीन बोनस जोड़ा जाता है कि ग्रीन बोनस जो है इसी बात पर है कि हम 4 से 5 राज्यों को शुद्ध ऑक्सीजन जो है उत्तराखंड के वन जो है मुहैया कराते हैं। यहाँ की जो फॉरेस्ट्री सेव की हुई है वो मुहैया कराती है। और इसके कारण जो 4 साल से एक मांग चली आ रही थी कि ग्रीन बोनस मिलना चाहिए 40,000 करोड़ का, उसमें अभी थोड़ी सी कहा जाए प्रत्यक्ष रूप पर वो इस बजट में दिखाई नहीं देता। गौरव, वैसे देखा जाए तो सरकार की ओर से अमूमन यही कोशिश की जाती है कि हर सेक्टर को सरकार की ओर से कुछ ना कुछ दिया जाए, लेकिन हमने जितना देखा है कभी भी बजट आया हो कोई ना कोई एक वर्ग ऐसा रहता है जो सरकार से नाराज रहता है, या फिर वो एक
तरीके से कह सकते हैं कि अगर मैं किसी सेक्टर में काम कर रही हूं तो उस सेक्टर में अगर सरकार की ओर से कोई रियायत नहीं दी गई तो कहीं ना कहीं नाराजगी देखने को मिलती है। ओवरऑल अगर उत्तराखंड की बात करें तो आज का जो बजट आया, आपको लगता है कि वाकई उत्तराखंड की तमाम वो सेक्टर्स हैं उन्हें सबको कवर कर लिया गया है, या जो उम्मीदें उत्तराखंड के लोग लगाकर बैठे थे वो पूरी हुई? देखिए, उत्तराखंड से तो कई सारी उम्मीदें थी और बड़ी चीजों को लेकर उम्मीदें थी। हालांकि विपक्ष अभी अपनी भूमिका में बात करेगा, सत्ता पक्ष इसे पूरी तरीके से सराहेगा, विपक्ष इसकी अभी जो भी पॉइंट्स है उनमें निकालकर निंदा करेगा। मगर ओवरऑल मैंने आपको बताया कि इस बजट में सबसे बड़ी खास बात यह है कि हम 2021 से 2030 तक का जो रास्ता तय करेंगे उसके लिए जो बुनियाद रखनी है। मैंने आपको बताया ना कि जैसे उत्तराखंड में सरकार की केंद्र की जो डबल इंजन की बिल्कुल गौरव, आपने बताया था वो तकनीकी खामी के कारण आपकी बहुत सी बातें मेरे पास नहीं पहुंच पाई। मैं दोबारा बताता हूँ प्रीति की चार धाम जो हैं उत्तराखंड के, जिनमें देश विदेश के पर्यटक आते हैं, और ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन भी इसी का हिस्सा है, जिसमें आज रेल बजट में एक बड़ी बड़ी सौगात दी गई है। उससे उत्तराखंड को जो है रेल सेवाओं के विस्तार में लाभ मिलेगा। अगर बात की जाए जिस तरीके से हम 4 लेन पूरे जगह दे रहे हैं और जैसी सड़कों पर कई सौ करोड़ रुपया खर्च किया जाना है, 560 करोड़ रुपया अब तक खर्च हो चुका है और अभी करीब 2000 करोड़ के आसपास का खर्चा और होना है। उस बजट में अगर कहा जाए ये चीजें यहाँ दिखाई देती हैं। मगर प्रत्यक्ष तौर पर जैसे राहत की बड़ी बात जो हो रही थी, कल भी जो कांग्रेस के नेताओं का बार बार कहना था कि साहब नारायण दत्त तिवारी की सरकार में ग्रीन बोनस की चीजें रखी गई, यहाँ पर बहुत सारी सहूलियत की बातें रखी गई, उन चीजों पर एक आस ये थी कि शायद 2021 के इस बजट में वो चीज आएगी, मगर ग्रीन बोनस को अभी स्वीकार नहीं किया गया। तमाम और चीजों पर ये बजट फोकस करता है। जी ठीक है बिल्कुल गौरव, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के खटीमा में जनजाति राजकीय प्रशिक्षण विद्यालय में बहुउद्देशीय शिविर का 6 फरवरी को आयोजन होगा, जिसको लेकर स्थानीय प्रशासन ने कमर कस ली है। उप जिलाधिकारी निर्मला बिष्ट ने जानकारी देते हुए बताया है कि 6 फरवरी को बहुउद्देशीय शिविर लगाया जा रहा है, जिसमें जिले के सभी विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाकर क्षेत्र की जनता के बाधित कार्यों को जल्द से जल्द यहां पर निस्तारित किया जाएगा। तो वहीं पर शिविर जिला उधम सिंह नगर की जिला अधिकारी भी इस दौरान यहां पर मौजूद रही। उन्होंने बताया शिविर में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिल सके, जिसे लेकर गांवों में भी लगातार प्रचार करवाया जा रहा है। इसको नदन्ना में हमारा ITI है, वहाँ पर एक बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया जाना है। पर बहुउद्देशीय शिविर में हमारे जिला स्तरीय सभी अधिकारी प्रतिभाग करेंगे, संभवतः जिलाधिकारी महोदय और मुख्य विकास अधिकारी महोदय भी इसमें प्रतिभाग करेंगे। सभी विभागों के जितने भी हमारे लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उनके सभी के स्टॉल वहाँ पर लगाए जाएंगे और जन सुविधा के लिए जो योजनाएं सरकार द्वारा जारी की गई उन सभी का लाभ, जैसे पेंशन है, स्वास्थ्य परीक्षण है, इसके अलावा विभिन्न प्रकार की जो बाल विकास की परियोजनाएं हैं, जो योजनाएं हैं, उन सभी का लाभ पब्लिक को वहाँ पर दिया जाएगा। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि अधिकाधिक संख्या में 6 तारीख को आप शिविर में प्रतिभाग करें। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को और मजबूत करने के लिए किसान संगठन एकजुट होकर महापंचायत करने का ऐलान कर रहे हैं। तो वहीं इसी को लेकर मंगलोर के लिब्बरहेड़ी गांव में हुई किसान बैठक के दौरान निर्णय लिया गया कि आगामी 3 फरवरी को मंगलोर की गुड़ मंडी में जनपद हरिद्वार के किसान महापंचायत करेंगे, जिसे लेकर किसान बैठक कर किसानों को महापंचायत में आने का न्योता दे रहे हैं। आपको बता दें 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा में जहां सरकार किसानों को दोषी मान रही है, तो वहीं पर किसान इस हिंसा को सरकार की सोची समझी साजिश करार दे रहे हैं। इसको लेकर आंदोलन को मजबूत करने के लिए किसान अपने अपने क्षेत्रों में बैठकें कर लगातार आंदोलन की आगे की रणनीति बना रहे हैं। वहाँ किसानों पर अत्याचार हो रहा है तो उसे लेकर यहाँ आक्रोश पैदा हो रहा है हरिद्वार में भी, और यहाँ जितने भी संगठन है सब आज मिलकर एक जगह बैठ के निर्णय लिया मुजफ्फरनगर की तरफ पर हम भी एक महापंचायत करो और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग हम दिल्ली पहुँचो और उसे बल दें संगठन को। ये 3 तारीख में रख दी गुड़ मंडी मंगलोर, समय 12 बजे। जो वहाँ पर धरने पर हुआ, जिस तरीके से राकेश टिकैत जी के साथ वहाँ पर जबरदस्ती आंदोलन को हटाने के लिए दबाव बनाकर और भाजपा के विधायक गुंडों को लेकर किसानों के साथ मारपीट करने का प्रयास उन्होंने किया, उसको लेकर आज पूरा ये जन आंदोलन खड़ा हो चुका है। इसको लेकर आज लिब्बरहेड़ी गाँव में सभी किसान संगठनों एक अभी मीटिंग अपनी की और 3 तारीख को गुड़ मंडी मंगलोर में 11 बजे हरिद्वार जिले के समस्त किसानों को
लेकर एक महापंचायत की जाएगी और उसमें अगला जो भी रणनीति होगी उसमें उसका खुलासा किया जाएगा। आम आदमी पार्टी की ओर से अब पौड़ी जनपद के दूरस्थ विकास खंडों में जाकर अपनी सदस्यता अभियान को तेज करने का काम शुरू कर दिया गया। वहीं पर पौड़ी जनपद के बीरोखाल में करीब 100 से अधिक लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी है और इस दौरान ग्रामीणों का कहना है कि बीरोखाल पौड़ी जनपद का सबसे दूरस्थ ब्लॉक है। बीते 20 सालों में यहां पर मूलभूत सुविधाओं के लिए भी ग्रामीणों को अब तक परेशान होना पड़ रहा है। वहीं पर पार्टी की ओर से जिस तरीके से दिल्ली में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर कार्य किया जा रहा है, यदि पौड़ी जनपद ने भी इसी तरह से कार्य किया जाए तो यहां के इलाकों का विकास हो सकता है। सदस्यता अभियान के तहत बीरोखाल में हमने अपने संगठन का भी विस्तार करा और बहुत सारे लोगों ने आज आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी है। हम लगातार जनसंपर्क में हैं और पहाड़ों पर लोगों में खासा आक्रोश है कि विगत 20 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने आम जनता के साथ खासतौर पर पहाड़ी जिलों में छलावा करा है। शिक्षा, स्वास्थ्य की बदहाली सबके सामने है, रोजगार के लिए युवा जगह जगह तरस रहा है और साथ ही साथ आज हमारा ये आज का जो यहाँ पर आयोजन था, ये खासतौर पर कृषि तीनों काले कानूनों के विरोध में हमने एक यात्रा भी करी है बीरोखाल बाजार तक। तो कुल मिलाकर जनता में आम आदमी पार्टी को लेकर बहुत उम्मीदें हैं और लोग जिस तरीके से दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अमूलचूल परिवर्तन हुआ, वही उम्मीद उत्तराखंड में भी कर रहे हैं और एक आस जगी है। और उत्तराखंड के लक्सर क्षेत्र में जहां देर रात को राय बहादुर नारायण सिंह शुगर मिल के हरिद्वार रोड स्थित गेट के पास में इंडियन बैंक के सामने गन्ने का ओवरलोड ट्रक पलट गया, जिसमें 4 बाइक और एक चाउमीन बेचने वाले की ठेली दब गई, जिसमें किसी की जनहानि की कोई खबर सामने नहीं आई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रक को सीधा करने की कोशिश करी। इस संबंध में मौके पर उपस्थित लोगों का कहना है कि ट्रक बड़ी तेजी से आ रहा था। जल्दी लाइन में लगने के चक्कर में उसने अपना संतुलन खो दिया। चाउमीन की जो ठेली थी इस दौरान वो भी यहां पर पलट गई है। इसी दौरान लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई है। सूचना मिलने के बाद में शुगर मिल की क्रेन भी मौके पर पहुंची है। ट्रक को बड़ी मुश्किल से यहां पर सीधा किया गया, लेकिन जिस तरीके से यहां पर ट्रक पलटा उसके बाद से वहां पर जाम लग गया, लेकिन काफी देर की मशक्कत के बाद में जाम को खुलवाया गया। मैं आ रहा था और नंबर 2 की लाइन में लगाने के लिए फिराक में था, क्योंकि इधर कोई भी जिधर ये पलटा है इधर वापसी जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। ये पुल के नीचे से ले जाकर गलत लाइन में लगाना था और ये ओवरलोड भी इतना इसमें, इसके नीचे 4 मोटरसाइकिल, एक बहुत गरीब आदमी की ठेली और उसका बहुत नुकसान हो गया। ये तो शुक्र है कि इसके नीचे कोई आदमी नहीं आया। यहाँ से आ रहे थे, हम यहाँ खड़े थे जी साइड में, 3 जने थे और ये गाड़ी इधर से आई है जी और एकदम नीचे से हमें ध्यान पड़ गया और हम देख के एकदम भाग के बाइक बीच में छोड़ के भाग गए जी और गाड़ियाँ जहाँ हम खड़े थे वहाँ ही बिल्कुल आने के ऊपर गिरी गया। उत्तराखंड के नैनीताल में पशु चिकित्सालय जर्जर हो चुकी है और कई दशक पुरानी बिल्डिंग में लगातार यहां पर इलाज चल रहा है। जर्जर पशु चिकित्सालय में कार्यरत स्टाफ खतरे की जद में रहने के लिए मजबूर है, काम करने के लिए मजबूर है। किसी भी वक्त यहां पर कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। आपको हम ये भी बता दें कि नैनीताल पशु चिकित्सालय भवन 100 साल से भी ज्यादा पुराना है, जिसका कार्यक्षेत्र आसपास के इलाके में दूर तक फैला हुआ है, लेकिन चिकित्सालय भवन की हालत अब बहुत जर्जर हो चुकी है। इस बारे में पशु चिकित्सा अधिकारी का कहना है कि हॉस्पिटल की मरम्मत के लिए प्रस्ताव भेजा गया था। जब जांच टीम ने हॉस्पिटल का मौका मुआयना किया तो उनका कहना था कि भवन की मरम्मत करने में बिल्डिंग गिर सकती है। भवन को तोड़कर नए सिरे से ही यहां पर बनाना होगा, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक इस भवन का निर्माण नहीं किया गया। डिपार्टमेंट की तरफ से आरएस वालों से इसका मौका मुआयना करवाया गया था कि रिनोवेशन के लिए थोड़ा सा रिनोवेट अगर हो जाता है, क्योंकि अगर इसको हम पूरी तरीके से स्टार्टिंग से बनाना शुरू करते तो फॉर्मेलिटीज़ काफ़ी सारी हो जाती, तो हम चाहते कि रिनोवेट हो जाता तो टाइमली मतलब जल्दी हो जाता ये काम हमारा। तो आरएस वालों ने इसका किया था, सर्वे किया था इसका, बट उन्होंने ये लिख के दे दिया कि इसको अगर इसको हाथ लगाते हैं रिनोवेशन के लिए तो बिल्डिंग ही मतलब गिर जाएगी पूरी, अगर हल्का सा भी कुछ किया तो इसको पूरी तरह ध्वस्तीकरण के बाद ही हम मतलब नया बिल्डिंग बना सकते। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।